हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे क्लास को 16 अगस्त के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ में। मेरा नाम है अमन बहल। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और इन क्लासेस के ज़रिए मैं आपको सिखाता हूँ हिंदी मीडियम वाले या गुजराती बंगाली या पंजाबी मीडियम वाले इंग्लिश को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और अप्रोच करने का मतलब है आपके एग्ज़ाम्स की इंग्लिश के सेक्शन को अच्छे से हैंडल करना, फिर चाहे ग्रामर हो, कॉम्प्रीहेंशन हो या वोकेबलरी हो। इन क्लासेस का लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को 6:30 के आसपास ये क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे मिलती है। शुरू करेंगे आज की क्लास को फर्स्ट एडिटोरियल के साथ में द हिंदू के। अब देखो, एक क्विज भी है आपके लिए। क्लास को जब लोगे ना तो सिर्फ ट्रांसलेशन मत करते रहना। चीज़ों को जो मैं सिखाऊं इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है एट द एंड ऑफ द क्लास। इसमें कॉम्प्रीहेंशन भी है, ग्रामर भी है और वोकेबलरी भी है। चलिए अब शुरू करेंगे जल्दी से क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑल राइट, कह रहा है जी फ्रॉम द रैम्पार्ट्स। क्या होती है भाई रैम्पार्ट्स? देखिए, रैम्पार्ट होती है किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर या किला या इमारत, उसके चारों तरफ की प्रोटेक्टिव बाउंड्री। आप इसको आसान भाषा में, आम भाषा में बोलते हैं फेंसिंग। और अगर देसी हिंदी पे आ जाएं तो इसको बोलते हैं तारबंदी। अब तारबंदी तो बहुत कच्चा काम हो गया ना, तार मेड सी बांध दी, वो नहीं। रैम्पार्ट में पक्की दीवार बनाई जाती है। कह रहे जी जो भी हुआ है वो हुआ है फ्रॉम द रैम्पार्ट्स। अब इसका मतलब ये है कि 15 अगस्त का जो लाल किले से पीएम मोदी का जो एड्रेस था, जो भाषण था, जो लाल किले की रैम्पार्ट से दिया जाता है, लाल किले की चार दीवारी से दिया जाता है, उसकी बात की जा रही है। समझ गए रैम्पार्ट वर्ड को? एसएससी के 2017 या 16 में ये वर्ड आपसे पूछा गया है, वन वर्ड्स में, रैम्पार्ट। चलिए, बात कर रहा है ऑन पीएम मोदीज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस। बात हो रही है पीएम मोदी के इंडिपेंडेंस डे के एड्रेस की, संबोधन की, भाषण की। अब जो नए बच्चे होते हैं ना, वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि अंग्रेजी में एक ही वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। एड्रेस का मतलब होता है पता। आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस आ जाएगा, जयपुर का, कानपुर का, ग्वालियर का या उदयपुर का। और वही एड्रेस का मतलब होता है आपका भाषण, जो आपने स्पीच दिया कुछ लोगों के सामने। तो एक ही वर्ड दोनों काम कर रहा है ना। वैसे ही रैम्पार्ट वर्ड पे फिर से आएंगे। जरूर ये वर्ड किले की, किसी वॉल सिटी की, जो है ना चार दीवारी के लिए यूज़ होता है, प्रोटेक्टिव बाउंड्री के लिए यूज़ होता है। लेकिन इस वर्ड को आप आम भाषा में डिपेंडेबल सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। भाई, किले की जो चार दीवारी है वो किले को प्रोटेक्ट करेगी। आपकी लाइफ का जो डिपेंडेबल सपोर्ट है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। योर जॉब कैन बी योर रैम्पार्ट। योर फादर कैन बी द रैम्पार्ट ऑफ योर फैमिली। आपके पिता आपके घर की चार दीवारी हैं, घर को संभालते हैं, पालते हैं, कमाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये वर्ड आपको जरूरी नहीं है ईंट पत्थर से ही जोड़ करके रखना है। हर एक डिपेंडेबल सपोर्ट को आप रैम्पार्ट बोल सकते हैं। इन चीज़ों को गौर करो, यही अंग्रेजी है और इसी को आपको सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे। क्या कहना चाह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है पीएम मोदी स्पीच वॉज मोर सेल्फ कंग्रेचुलेटरी देन रिफ्लेक्टिव। कह रहा है मोदी साहब की जो स्पीच थी, जो एड्रेस था, भाषण था, वो सेल्फ कंग्रेचुलेटरी ज़्यादा था और रिफ्लेक्टिव कम था। मोर था सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी और बजाय किसके, रिफ्लेक्टिव होने के। अब ये क्या होता है जी? कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब क्या होता है कॉन्ग्रेचुलेशन का? बधाई। कॉन्ग्रेचुलेटरी मतलब बधाई देने वाला। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मतलब खुद की ही बधाई करने वाला, खुद की ही बड़ी बड़े गुणगान करने वाला। और रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है जी अपने गिरेबान में झांकने वाला, जो थॉटफुल हो, जिसमें गहराई हो, संजीदगी हो। जब आप रिफ्लेक्टिव होते हैं ना, सेल्फ रिफ्लेक्टिव, तब आप अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को तोलते हैं, अपने पास्ट को देखते हैं, अपने एक्शंस को निगाह करते हैं, उस पर गौर करते हैं। तो पीएम मोदी का स्पीच अच्छा था, लेकिन वो खुद की पीठ थपथपाने वाला ज़्यादा था और अपने रिफ्लेक्शन को देखने वाला कम था, अपने अंदर झांक के देखने वाला कम था। स्पीच आपका सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है। चलिए, वर्ड्स आपने देख लिए, भारी भरकम। अब जल्दी से आर्टिकल की वोकैब पे पूरी पे नज़र डालेंगे एक साथ। सारे वर्ड्स देख लोगे शुरू में तो पढ़ते हुए बीच में ब्रेक नहीं आएगा। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। और उसी के साथ में इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं वाईटी के कोर्सेज़ का। वाईटी आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, यूपीएससी का, एसएससी का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं।
इसी तरीके से यूपीएससी कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको यूपीएससी में या स्टेट पीएससी एग्जाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, सी सैट, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको एसएससी और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। चलिए, आज की अपनी वोकैब शीट है 16 अगस्त की, फ्रॉम द रैम्पार्ट्स। 5 वर्ड्स हैं अपने पास, अगेन हर रोज़ की तरह। शुरू करेंगे बुलवॉक से। बुलवॉक का मतलब होता है डिपेंडेबल सपोर्ट, सहारा, जिसको जिसको लेकर के आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें या खड़े रह सकें। लॉ इज़ द बुलवॉक ऑफ द सोसाइटी। लॉ जो है, कानून जो है, समाज का सहारा होता है, डिपेंडेबल सपोर्ट होता है। वैसे ही द फ्रांस मेड रफाल एयरक्राफ्ट आर स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवॉक अगेंस्ट द एनिमी। फ्रांस में बने हुए रफाल एयरक्राफ्ट जो हैं सबसे मजबूत सहारा है, हमारा बुलवॉक है दुश्मन के खिलाफ, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, तो इस तरीके से इस वर्ड को आपको यूज़ करना है, सहारे को। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, मैं दिमाग में आ गया तो पूछ ही लेता हूं। मैंने एयरक्राफ्ट वर्ड के साथ में आर क्यों लिखा हुआ है? क्या ये कोई मिस्टेक है क्या मेरी? भाई एयरक्राफ्ट तो कई मंगाए होंगे ना फ्रांस से, रफाल एक थोड़े ना आया है। तो कई सारे एयरक्राफ्ट हैं, तो फिर एस लगा देते हैं और फिर आर भी लग जाएगा एयरक्राफ्ट के साथ में। थोड़ा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कौन सा नाउन का कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा और एयरक्राफ्ट के आगे एस क्यों नहीं लगाया जाएगा। चलो, बुलवॉक वर्ड आपने देख लिया। ये सभी बुलवॉक के सिनोनिम्स हैं: मेन स्टे, रैम्पार्ट, पैरापेट, बेडरॉक, लिंचपिन और फेंसिंग। इसका जो सिनोनिम है ना रैम्पार्ट, वो आप आर्टिकल में देखेंगे। और देखो, रैम्पार्ट वर्ड जो है डिपेंडेबल सपोर्ट के लिए यूज़ तो होता है, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग होता है किसी भी इमारत के चारों तरफ की चार दीवारी, जो कि प्रोटेक्टिव बाउंड्री होती है। तो वहाँ पे ये बेसिकली यूज़ होता है, लेकिन डिपेंडेबल सपोर्ट की जगह भी ये वर्ड इस्तेमाल हो जाता है। वो कैब सफारी सीरीज में आपको मैं सिखा भी रहा हूँ कि अलग अलग सिनोनिम्स जो हैं उनके अलग अलग मीनिंग्स भी होते हैं। चलिए, अगला आ जाओ वर्ड अपना पकड़ो, एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है ओवर स्टेट करना, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। हुआ छोटा सा काम, बढ़ा दिया आपने, बहुत बड़ा करके बता दिया। इनसिक्योर पीपल टेंड टू एग्जैजरेट देयर वर्च्यूज एंड हाइड देयर वाइसेस। इनसिक्योर लोग जो होते हैं, अंदर से कमज़ोर लोग जो होते हैं, वो हमेशा बढ़ा चढ़ा के अपने वर्च्यूज़ को बताते हैं। वर्च्यूज़ मतलब आपके गुण या आपकी अच्छाइयाँ, और हमेशा छुपाते हैं अपने वाइसेस को, अपने अवगुणों को, अपनी बुराइयों को। चलिए, ओवर स्टेट को एम्बेलिश करना, ओवर एस्टिमेट करना, और एक और अच्छा वर्ड है इसके लिए, हाइपरबोल। हालांकि हाइपरबोल जो है वो नाउन फॉर्म में है, तो एग्जैजरेशन जो नाउन फॉर्म है ना, उसका सिनोनिम हो जाएगा हाइपरबोल। एग्जैजरेट वर्ब फॉर्म थी, एग्जैजरेशन जो है नाउन फॉर्म है, दोनों अलग अलग फॉर्म्स हैं एक ही वर्ड की। बड़े नेक्स्ट वर्ड की तरफ, फॉर्मिडेबल। बहुत ही कठिन काम, जिसको सुन करके आपके हाथ पांव फूल जाएं, वो काम कहलाएगा फॉर्मिडेबल। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, किसी का प्रीलिम्स क्रैक हो जाए और मेंस के लिए 5 दिन या 6 दिन पहले उसको पढ़ाई करनी हो, सिलेबस कवर करना हो, तो ये अपने आप में एक फॉर्मिडेबल काम है, 6 दिनों में मेंस का सिलेबस कवर करना। 3 people lost their lives while accomplishing the formidable task of scaling this mountain। 3 लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी इस फॉर्मिडल टास्क को अकॉम्प्लिश करते हुए, इस बहुत ही कंपा देने वाले काम को पूरा करते हुए, जो है इस माउंटेन को स्केल करने का, पहाड़ पे चढ़ाई करने का। स्केल द माउंटेन एक फ्रेज है अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है पहाड़ की चोटी पे पहुंचना। फॉर्मिडेबल को डॉन्टिंग भी बोलते हैं, डराने वाला, या इंटिमिडेटिंग भी बोलते हैं। आज आप डॉन्टिंग वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, डरा दे जो आपको, है ना, फियर सम हो, टेरिफाइंग हो, इंटिमिडेटिंग हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, केओस। हिंदी मीडियम वाले इसको बोलते हैं चाओस, है ना, चाओस ही बोलते हो ना, केओस होता है केओस। चाओस या केओस का मतलब होता है अराजकता, डिसऑर्डर या लॉलेसनेस। एनार्की, मेहम, हैवक, टर्मोइल, अपहिवल, अपरोर, शैम्बल्स, पेंडेमोनियम, मडल, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। सभी ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पेंडेमोनियम वर्ड बहुत सारे आप एग्जाम्स में देख चुके होंगे, और एग्जाम्स दे रहे हैं 4-5 सालों से, तो मेहम, हैवक, है ना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर काबुल, देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। तालिबान ने जब टेक ओवर कर लिया काबुल को, कब्जा लिया काबुल को, तो एक माहौल था अराजकता का, केओस का, वहाँ की सड़कों पे। ठीक है, वर्ड आर्टिकल में आएगा। लास्ट वर्ड है आज का, कन्फ्लेट। अब देखो, याद करवाता हूँ इसको मैं आपको, रटवाऊंगा नहीं।
आपने इन्फ्लेट वर्ड सुना, इन्फ्लेट, ठीक है, इन्फ्लेट, इसी से वर्ड बना है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेट का मतलब होता है जी फुलाना, फुलाना किसी चीज़ को, गुब्बारे को, है ना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है इन्फ्लेट का, डिफ्लेट, डिफ्लेट। इसका मतलब होता है जी किसी चीज़ को पंचर करना, जैसे गुब्बारे के मार दिया आपने कुछ सुई हुई, किसी जो है टायर वायर को खोल दिया उसका। तो डिफ्लेट मतलब हवा निकालना, इन्फ्लेट मतलब हवा भरना। अब कन्फ्लेट क्या होगा जी? देखो इन्फ्लेट में क्या करते हैं आप, गुब्बारे के अंदर फूंक मारते हैं और हवा को मिक्स करते हैं अंदर वाली को बाहर वाली से, बाहर से हवा जो है अंदर वाली में डालते हैं तो गुब्बारा जो है फूल जाता है। डिफ्लेट में क्या करते हैं, आप जो है उल्टा बाहर निकालते हैं हवा को अंदर वाली से बाहर को, है ना, अंदर से बाहर की तरफ। कन्फ्लेट में का मतलब होता है जी दो बराबर वाली चीज़ों को मिलाना आपस में। इसमें आप ना फुला रहे हो ना फोड़ रहे हो गुब्बारे को, समझ रहे हो आप, दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो आप। ये फ्लेट जो है ना, फ्लेट वर्ड का मतलब होता है मिक्सिंग। इनफ्लेट का मतलब है अंदर हवा मिक्स करना, डिफ्लेट मतलब बाहर की तरफ मिक्स करना, कन्फ्लेट का मतलब है बराबरी में मिक्स करना। टू ऐड और मिक्स डिफरेंट थिंग्स इज टू कन्फ्लेट। याद रहेगा वर्ड ये। सक्सेसफुल, यहाँ पीपल लिख लेना, ठीक है, सक्सेसफुल पीपल, पीपल। सक्सेसफुल पीपल रिफ्रेन फ्रॉम कन्फ्लेटिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। कामयाब लोग हमेशा परहेज करेंगे, रिफ्रेन फ्रॉम करेंगे, मिक्स करने से, कन्फ्लेट करने से अपनी निजी और प्रोफेशनल लाइफ को, दोनों को वो अलग अलग रखते हैं, तभी वो काम जीवन में अच्छे से कर पाते हैं। मर्ज करना, कंबाइन करना, फ्यूज करना, ऐसी के सिनोनिम है। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए जल्दी से एक समरी ले लो आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। समरी ये है कि पीएम मोदी का भाषण हुआ 15 अगस्त पे, और जो कि सुन के ऐसा लगा इस आर्टिकल के एडिटर को कि ये 15 अगस्त का भाषण नहीं था, ये आने वाले चुनाव से पहले का भाषण था, जैसे चुनावी सभा को दिया जाता है। इस भाषण में मोदी जी ने अपने और अपनी सरकार के कामकाज को खूब बधाइयाँ दी, ये बताने लगे कि 10 साल में क्या क्या बदल दिया है। लेकिन इन चीज़ों को वो भूल गए जो गलत हुई हैं उनके कार्यकाल में 14-10 साल के अंदर, पिछले 2014 से 23 के बीच में, जैसे कि मणिपुर का मामला, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन, या फिर इस तरह के और जो दूसरे कंट्रोवर्सीज हैं। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये स्पीच नहीं थी 15 अगस्त की, ये भाषण था चुनाव से पहले का, रैली वाला, जिसमें मोदी जी को सेल्फ रिफ्लेक्टिव होना चाहिए था अपनी सरकार के लिए, लेकिन वो ना हो पाए। और ये भाषण जो है ना, जो लोग बीजेपी के भक्त हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, कांग्रेस की तरफ हैं, कांग्रेस के भक्त हैं, उनको इस भाषण से मोदी जी पे और ज़्यादा सस्पिशन होगा, और ज़्यादा बुराइयां दिखेंगी। आज की टोन है एनालाइजिंग, एनालाइज कर रहा है मोदी जी के भाषण को पॉइंट वाइज। शुरू करें अब। चलिए, कह रहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफर्ड what he described as an account of his 2 consecutive terms in office। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो। कह रहा है पीएम मोदी ने ऑफर कर दिया, सबके सामने रख दिया, और एक ऐसी चीज़ को, वट का मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसी चीज़ जिसको वो डिस्क्राइब करते थे एक अकाउंट की तरह, एक ब्यौरे की तरह, हिसाब की तरह, अपनी 2 कंजेकेटिव टर्म्स का, अपनी 2 एक के बाद एक आने वाले कार्यकालों का। कंजेकेटिव मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में आने वाला। 2014 से 19 भी मोदी जी, 19 से 24 भी मोदी जी, तो 2 अपनी टर्म्स कार्यकालों का जो ऑफिस में उनकी रही हैं पीएम की कुर्सी पे, उसका हिसाब इन्होंने ऑफर किया। अब ये हिसाब कैसे ऑफर किया इन्होंने? ये हिसाब इन्होंने ऑफर किया डिलीवरिंग हिज 10th कस्टमरी एड्रेस टू द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे। डिलीवर करते हुए, देते हुए अपने 10वें औपचारिक भाषण को, कस्टमरी एड्रेस को, जो देश के सामने हुआ करता है इंडिपेंडेंस डे पे, 15 अगस्त पे, आज़ादी के दिन पे। समझ गए? चलिए, पीएम मोदी आपके सब्जेक्ट हैं, ऑफर इनकी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 लगा गया है। ही सब्जेक्ट है, डिस्क्राइब्ड इसकी वर्ब है। रिलेटिव प्रोनाउन वट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी आपको करवाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले फ्लो बनाते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे। वट ही क्यों लगाया, दैट क्यों नहीं लगाया, हु क्यों नहीं लगाया, है ना। कंसेक्यूटिव मतलब जो सीक्वेंस में कन यानी कि साथ में है, एक के बाद एक आ रही है, सक्सेसिव या सबसीक्वेंट है। अकाउंट का मतलब होता है जी डिस्क्रिप्शन या रिपोर्ट, हिसाब या ब्यौरा। चलिए आगे बढ़े। डिलीवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब मोदी जी ने ऑफर किया था अपने ब्यौरे को, अपने कार्यकाल के, तब उन्होंने ऑफर किया था डिलीवर करते हुए अपने अनौपचारिक भाषण को। दोनों काम एक साथ हो रहे थे। पहले काम को मेन वर्ब बना दिया, दूसरे काम को प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म लगा के जो है पीपीएस से बना दिया। थोड़ा सा मैं बेसिक्स वाले जो बच्चे सीख चुके हैं मेरे बेसिक्स, उनको समझा रहा हूँ मैं, बाकी जिन्होंने नहीं सीखी है बेसिक्स को चैनल के होम पेज से पूरा करो, ये सब स्ट्रक्चर्स वहाँ पे कवर्ड है।
और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी हिज लास्ट एड्रेस ऑन August 15 बिफोर द जनरल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो टर्न आउट टू बी अ कैंपेन स्पीच इन इफेक्ट। कह रहे जी उनका लास्ट जो एड्रेस था, जो भाषण था 15 अगस्त पे, और किससे पहले? जनरल इलेक्शन से पहले, आम चुनावों से पहले अगले साल। कह रहे वो भाषण निकल करके आया, टर्न आउट टू बी हुआ। टर्न आउट टू बी होना मतलब निकल करके आना, इमर्ज होना। तो वो उभर करके आया, निकल करके आया एक चुनावी अभियान का भाषण, कैंपेन स्पीच इन इफेक्ट में, हकीकत में। इन इफेक्ट मतलब अपने इफेक्ट के हिसाब से। कहने को तो वो 15 अगस्त का भाषण है पीएम के तौर पे, लेकिन वो भाषण निकला क्या? चुनावी भाषण निकला पार्टी के नेता के तौर पे। कह रहा है कि क्यों हुआ ये? कह रहा है एज ही एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस ऑफ विनिंग अ थर्ड टर्म। कह रहा है एज, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेस किया कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को, भरोसे को, जो है विन करने का तीसरी टर्म को, तीसरे कार्यकाल को पीएम की कुर्सी पे। चलिए सिंपल सेंटेंस, एड्रेस की वर्ब है टर्न आउट टू बी। टर्न आउट टू बी, V2 लगा हुआ है यहाँ पे। टर्न आउट टू बी एक फ्रेज अंग्रेजी में, टर्न आउट वर्ब है, इसके साथ में इन्फिनेटिव लगा हुआ है, और इसका मतलब होता है निकल करके आना, निकल करके आना। माई बेस्ट फ्रेंड टर्न आउट टू बी माई वर्स्ट एनिमी। मेरा सबसे अच्छा दोस्त निकल करके आया मेरा सबसे बढ़िया, सबसे खराब दुश्मन। माई बेस्ट फ्रेंड टर्न आउट टू बी माई वर्स्ट एनिमी। समझ पा रहे हो ना? इस तरीके से फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी रूटीन लाइफ में। ऑल आवर एफर्ट्स टर्न आउट टू बी मीनिंगलेस। हमारी सभी कोशिशें मीनिंगलेस जो है निकल करके आई, टर्न आउट टू बी हुई। इन इफेक्ट का मतलब होता है इन रियलिटी, हकीकत में। ही की वर्ब एक्सप्रेस्ड, और आगे बढ़ेंगे। कह रहा है जी कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग द अचीवमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द कंट्री सिंस 2014, द ईयर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मोदी सजेस्टेड that it was a new beginning for the country, which was until then unstable and aimless। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो, यही काफ़ी है, फिर आगे का देख लेना। देखिए कैटलॉग करना क्या होता है? कैटलॉग का मतलब होता है लिस्ट, एक बड़ी सी सूची, नाउन फॉर्म में। वर्ब फॉर्म में कैटलॉग का मतलब होता है लिस्ट करना या सूची बनाना। कह रहा है जी सूची बनाते हुए, लिस्ट करते हुए, और किसको? पॉइंट वाइज अपनी उपलब्धियों को और अपने पहले कदमों को, इनिशिएटिव्स को, जो हैं भारत के सन 2014 से। 2014 के पहले के नहीं, 2014 के बाद के। कह रहे जी कार्यकाल में आने के बाद के सभी अपनी अचीवमेंट्स की बुलेट वाइज लिस्ट बनाते हुए, कह रहे ये वही ईयर है 2014। देखो डैश से डैश के बीच में 2014 के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। कह रहा है ये वही साल है जब वो पीएम भी बने थे, व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। कह रहा है ऐसा करते हुए, ऐसा लिस्ट ही बनाते हुए हुआ क्या? कह रहा है हुआ ये, लिस्ट बनाते हुए मोदी साहब ने सजेस्ट कर दिया कि अब ये एक और नई शुरुआत थी देश के लिए, फॉर द कंट्री, जो वही कंट्री है जो अभी तक अनस्टेबल था और एमलेस था, अस्थिर था और बिना किसी एम के था। और कैसे था ये एमलेस भाई? इवन दो इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वॉज वन इन 1947। कह रहा है ये भी तब जब इंडिपेंडेंस जो है, आज़ादी जो है, लिबरेशन जो है उपनिवेशवादी ताकतों से, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से, वो वॉन की गई थी पैसिव वॉइस में, पास्ट में 1947 के साल में। सेंटेंस लंबा है लेकिन बहुत आसान है। सारी लिस्ट बना दी इन्होंने 2014 के बाद क्या क्या देश में हुआ, अच्छे काम ऑफ कोर्स। और फिर ऐसा लिस्ट बना के इन्होंने, या लिस्ट बनाते हुए साथ ही साथ इन्होंने सजेशन दे दिया, ऐसा इशारा किया कि अब देश की नई शुरुआत हो चुकी है मोदी जी के कार्यकाल के बाद में। और ये जो वही देश है जो अभी तक अनस्टेबल और एमलेस हुआ करता था, यहाँ तक कि आज़ादी मिलने के बाद में भी अंग्रेज़ों से सन 1947 के अंदर। कैटलॉगिंग यहाँ पे पीपीएस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब मोदी जी ये सजेस्ट कर रहे थे तब वो साथ साथ में लिस्ट भी बना रहे थे, दोनों काम एक साथ हो रहे थे। ही की वर्ब है बिकेम, ही आया ऑफ कोर्स मिस्टर मोदी के लिए। मोदी की वर्ब है सजेस्टेड, इट की वर्ब है वॉस, विच की वर्ब है वॉस, और विच आया कंट्री के लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंस की वर्ब है वॉज वॉन, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। टेंस, सब्जेक्ट और वर्ब, तीन चीज़ें पकड़ना शुरू कर दो सेंटेंस में। ये जब तक नहीं पकड़ोगे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, इंग्लिश में हमेशा संघर्ष करोगे, ठीक है। टेंस, सब्जेक्ट और वर्ब। कह रहा है मिस्टर मोदी साइटेड डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी एज द थ्री कोर स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंट्री। कह रहे मोदी साहब ने हवाला दिया, साइट किया इन तीनों चीज़ों का। डेमोग्राफी का यानी पॉपुलेशन का, डेमोक्रेसी का मतलब लोकशाही का,
डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता का। कह रहे हैं इन तीनों चीज़ों का हवाला कैसे दिया, 3 कोर या 3 बेसिक स्ट्रेंथ्स के नाम पे, 3 बेसिक मजबूतियों के नाम पे हमारी देश के। उन्होंने ये बोला कि देश की 3 मजबूतियां यही हैं। और ये सब कैसे किया इन्होंने, ये किया इन्होंने बिफोर लॉर्डिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन हु ओवरकेम द ऑड्स। ये सारा काम इन्होंने किया इससे पहले कि वो लॉर्ड करते, वो प्रशंसा करते, अपलॉड करते, प्रेज करते यंग एंटरप्रेन्योर्स को, नौजवान उद्यमियों को, समझ गए, बिजनेसमैन को, फार्मर्स को, किसानों को, और स्पोर्ट्स पर्सन को यानी खिलाड़ियों को, जिन लोगों ने ओवरकम किया, जिन लोगों ने हराया, डिफीट किया मुश्किल हालातों को यानी ऑड्स को। ऑड्स का मतलब होता है अनफेवरेबल पॉसिबिलिटीज। काम तो आप कर लोगे लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आप विफल हो सकते हो, काम करते हुए अनसक्सेसफुल हो सकते हो। वो सारी अनसक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी ऑड्स हैं। ठीक है, थोड़ा अजीब सा सेंटेंस है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, है ना। तीनों चीज़ों को बताया, देश की ये मजबूती है, और ये सब लोग जो हैं इनकी प्रशंसा की मोदी साहब ने। मोदी जी की वर्ब है साइटेड। साइट का मतलब होता है किसी चीज़ का हवाला देना। डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन। लॉर्ड करना यानी किसी की प्रशंसा करना, अपलोड करना, प्रेज करना। हु आया इन सभी लोगों के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, नौजवान बिजनेसमैन के लिए, फार्मर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। इसलिए हु की वर्ब है ओवरकम, पास की वही टू। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला मोदी जी ने भाई, कह रहा है ही साइटेड, ये तो हो गया ना, अच्छा, ही साइटेड 3 challenges दैट होल्ड बैक द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, करप्शन, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड अपीजमेंट पॉलिटिक्स। तो पहले तो 3 मजबूतियां बताई, फिर 3 कमजोरियां बता दी। इन्होंने 3 चुनौतियों को साइड किया, 3 मुश्किलों का हवाला दिया जो होल्ड बैक करती हैं। होल्ड का मतलब है पकड़ना, बैक मतलब पीछे, जो देश को पीछे पकड़ के रखी हैं, रोक करके रखी हैं आगे बढ़ने से। और किसको, प्रोग्रेस को, भारत की प्रोग्रेस ऑफ इंडिया की। अब ये 3 चीज़ें क्या बताई, पहली है भ्रष्टाचार, दूसरी है वंशवाद की राजनीति, और तीसरी है तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स। ठेठ हिंदी में बता रहा हूँ, अपीजमेंट मतलब तुष्टिकरण, किसी एक रिलीजन के लोगों को परेशान कर देना, दूसरे रिलीजन के लोगों को खुश कर देना, वोट बटोर लेना, ये होती है अपीजमेंट पॉलिटिक्स। डायनेस्टिक होती है मैं भी नेता, मेरा बेटा भी नेता, मेरा पोता भी नेता, पोती भी नेती, है ना। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, और इनको इन्होंने गलत बताया। ही की वर्ब है साइटेड, दैट की वर्ब है होल्ड बैक, दैट आया चैलेंजेस के लिए। कह रहे जी सिंस 2014 मिस्टर मोदी टोल्ड फेलो सिटीजन्स whom he addressed as family members throughout the speech, he has been tackling these challenges head on and making many enemies but remains undeterred. फिर क्या बताया उन्होंने इन परेशानियों के बारे में, कह रहा है जी सन 2014 से, सिंस 2014 मिस्टर मोदी ने ये बताया अपने फेलो सिटीजन्स को, सभी भाषण सुनने वाले लोगों को, या देखने वाले, या टीवी पे देखने वाले लोगों को, नागरिकों को। कह रहे ये देखो, डैश से डैश के बीच में फेलो सिटीजन्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये डैश से डैश के बीच का छोड़ दो। कह रहा है जी 2014 से, सन 2014 से मिस्टर मोदी ने अपने फेलो सिटीजन्स को ये बोला कि वो टैकल करते आ रहे हैं इन चैलेंजेस को। मोदी साहब निपटते आ रहे हैं इन्हीं तीनों चुनौतियों से, करप्शन और इन चीज़ों से। और कैसे टैकल कर रहे हैं, बिल्कुल सामने से, हेड ऑन, डायरेक्टली, ब्रेवली, स्ट्रेट फॉरवर्डली, बिना डरे, है ना। और करते आ रहे हैं मेकिंग, वो हैज़ बीन मेकिंग कर रहे हैं बहुत सारे एनिमीज़ को, बहुत सारे दुश्मनों को, लेकिन वो बने हुए हैं, रिमेन्स अनडिटर्ड, आज भी। अनडिटर्ड का मतलब होता है जो रुके नहीं, थके नहीं, जो अनवेवरिंग हो, रिजोल्यूट हो, जिसका संकल्प पक्का हो। लंबा सेंटेंस है, समझ गए। तो ये इन्होंने देशवासियों को बताया कि 2014 से ही मैं इन सभी चैलेंजेस का सामना करता आ रहा हूँ, और अभी भी बहुत सारे दुश्मनों को मेक कर रहा हूँ, और सामना कर रहा हूँ हेड ऑन, बिल्कुल सामने से कर रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। लेकिन आज भी मेरा संकल्प बिल्कुल कायम है, मैं अनडिटर्ड हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब बीच में देख लो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये फेलो सिटीजन्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। कह रहा है ये वही सिटीजन्स हैं जिनको मोदी जी ने संबोधित किया परिवार के लोगों के तौर पे, फैमिली मेंबर्स के तौर पे, अपने पूरे स्पीच के दौरान। तो मित्रों और भाइयों बहनों की जगह मोदी जी ने ये बोला होगा परिवारजनों, है ना, ऐसा बोल करके परिवारजन अपने जो है सिटीजन्स को इन्होंने बुलाया। चलिए, मोदी की वर्ब है टोल्ड, ही की वर्ब है एड्रेस्ड, ही की 3 वर्ब्स हैं, ही हैज़ बीन टैकलिंग, ही हैज़ बीन मेकिंग, और ही रिमेन्स। वो टैकल करते आ रहे हैं चैलेंजेस को, वो बनाते आ रहे हैं अपने दुश्मनों को, और वो बने हुए हैं आज भी अनडिटर्ड, है ना। तीनों वर्ब जो हैं ही की यानी मोदी जी की बनेंगी। हैज़ बीन दूसरी बार लिखा नहीं गया है, एक बार आ गया पहले, तो दूसरी बार इसको यहाँ पे आपको मान ही लेना है, अंडरस्टूड है ये। चलिए स्ट्रक्चर भी देख ली।
हेड ऑन का मतलब समझ लेना बिल्कुल सामने से, बस उधर से मुसीबत आ रही है और इधर अपना जो है सर लेके आप मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हो, डायरेक्टली उस पर वार कर रहे हो। कह रहे जी अकॉर्डिंग टू हिम इंडिया वॉज ओवरकमिंग द इल्स ऑफ 1,000 years ऑफ स्लेवरी ऑफ द पास्ट एंड इज नाउ लेइंग द फाउंडेशन फॉर ए 1,000 year गोल्डन एरा। मोदी साहब के हिसाब से इंडिया ओवरकम कर रहा था, जूझ रहा था, या पाने की कोशिश कर रहा था, डिफीट करने की उन बुराइयों को, इल्स को, जो है 1,000 सालों की स्लेवरी की, 1,000 सालों की गुलामी की। पहले अंग्रेजों की, पहले जो है अपने मुगलों की, और फिर अंग्रेजों की, है ना, 600 और 400। तो मोदी साहब के हिसाब से 1,000 सालों की गुलामी से इंडिया पास से जो है ओवरकम कर रहा है, और ले कर रहा है एक फाउंडेशन को, बिठा रहा है एक नई नींव को, जो है अगले 1,000 सालों की गोल्डन एरा की, स्वर्णिम युग की। अच्छी बात है ये भी। इंडिया की वर्ब है वॉज ओवरकमिंग, इंडिया ओवरकम कर रहा था, और दूसरी वर्ब है इज लेइंग। ले द फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन को बिछाना। यहाँ पे ग्रामर कॉन्सेप्ट भी मिलेगा आपको। एक लास्ट सेंटेंस इस पैराग्राफ का पूरा करेंगे, फिर दोनों ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से देखेंगे। लास्ट सेंटेंस क्या है इस पैराग्राफ में? कह रहा है जी, इन एन इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया वुड बी प्लेइंग अ सेंट्रल रोल, मिस्टर मोदी सेड। कह रहे हैं कि इमर्ज होते हुए नए वर्ड ऑर्डर में, ये नया वर्ड ऑर्डर क्या होता है समझो इसको, बहुत बढ़िया कैच फ्रेज है ये। जो हमारे यूपीएससी कोर्स में है उनको अच्छे अच्छे सारे फ्रेज हमने रटवा दिए हैं, बार बार अपने आंसर्स में यूज़ करोगे, अपने आंसर उतने जो है अच्छे लगेंगे आपके। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब होता है दुनिया में पावर के, शक्ति के नए समीकरण। अब रशिया और अमेरिका की रह नहीं गई है, रशिया अलग एक पोलर है, अमेरिका अलग पोलर है, इंडिया भी एक पोलर बन रहा है ना, पोल बन रहा है पावर का, चाइना भी एक पोल बना हुआ है, तो एक नया शक्ति का समीकरण है। तो कह रहे एक उभरते हुए नए शक्ति समीकरण में इंडिया प्ले करेगा, या इंडिया वुड बी प्लेइंग एक बहुत ही सेंट्रल सा रोल, बहुत ही मुख्य सी भूमिका, मिस्टर मोदी सेड, मोदी साहब ने ऐसा कहा। चलिए दोनों ग्रामर कॉन्सेप्ट देख लें, पहले ले वाला देख लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, लेकिन जिसको नहीं आता ना उसके लिए कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। अंग्रेजी में एक वर्ब है लाई, दूसरी वर्ब है ले। लाई का मतलब होता है लेट जाना, बिछ जाना, सोफे पे लेट गए, है ना, जमीन पे बिछ गए, खुद खुद लेट जाना। और ले का मतलब होता है किसी चीज़ को लिटा देना, बच्चे को लिटा दिया आपने, किताब को लिटा दिया, है ना, किसी भी चीज़ को किसी सरफेस पे लिटा देना। अगर टेक्निकली देखो या मीनिंग से देखो या समझ से देखो, लाई जो वर्ब है जिसका मतलब है लेट जाना, उसका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट खुद ही लेट रहा है ना। आई एम लाइंग ऑन द बेड, मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ या लेट रहा हूँ, तो मतलब लाई वर्ब का सब्जेक्ट जो है वही उसका ऑब्जेक्ट है, तो लाई वर्ब अपना ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं लेगी। लेकिन ले वर्ब जो है हमेशा ऑब्जेक्ट लेगी, क्योंकि किसी चीज़ को आपको लिटाना पड़ेगा, किताब को, बच्चे को, जिसको भी जहाँ लिटा रहे हो। समझ गए टेक्निकली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसके साथ आएगा और किसके साथ नहीं आएगा। अब कन्फ्यूजन क्या है जी? कन्फ्यूजन ये है, लाई, ले, लेन, लाइंग, और ले, लेड, लेड, लेइंग, इसका सेकंड फॉर्म जो ले है वही इसका फर्स्ट फॉर्म ले है। गंगाधर ही शक्तिमान है। समझ पा रहे हो? कन्फ्यूजन आपका एग्जामिनर यहाँ क्रिएट करेगा। वो इस वाली वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करवाना चाहेगा, लेकिन ले की बजाय लेड लिख करके दे देगा, आपको उसको ले बनाना पड़ेगा। या फिर इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करवाना चाहेगा और आपको लाई लिख करके दे देगा, आपको ले बनाना पड़ेगा। अब इसको अपने करके देखते हैं कोशिश, है ना। द बुक वॉज लेइंग ऑन द फ्लोर, बुक जो है फ्लोर पे रखी हुई थी, लेटी हुई थी या बिछी हुई थी। अब मुझे बताओ इस वर्ब का कुछ ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। इस वर्ब के बाद में सीधे प्रेपोजिशन आ गई, उसका ऑब्जेक्ट आ गया। जिस चीज़ को लिटाया गया वो उसको इसके बाद में नहीं लिखा गया। और बात हो रही है खुद लेटने की, किताब लेटी हुई थी, फ्लोर पे रखी हुई थी या बिछी हुई थी, तो यहाँ पे आपको लाई वर्ब का इस्तेमाल करना है और इसी की किसी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। किताब जो है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वॉज लाइंग आएगा, लेइंग यहाँ पे गलत है, इस ए को आप निकालेंगे और आप लिखेंगे द बुक वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर। द चाइल्ड लेड ऑन द बेड एंड फेल अस्लीप, बच्चा जो है बेड में लेटा और फेल अस्लीप हो गया, नींद में पड़ गया। फेल अस्लीप होना मतलब नींद लग जाना, बच्चा जो है बेड पे लेटा और फिर उसकी नींद लग गई। अब मुझे बताओ बच्चे को किसी ने लिटाया है, बच्चा खुद लेटा है? भाई खुद लेटा है। अगर किसी ने लिटाया होता या बच्चे ने किसी को लिटाया होता तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता ना। बच्चा खुद लेटा है, बच्चे को किसी ने लिटाया, लिटाया है तो फिर यहाँ पे उसका लिखना होता बाय लगा के। चाइल्ड वॉज लेड ऑन द बेड बाय समबडी, बाय हिज फादर, बाय हिज मदर, ऐसा तो कुछ है नहीं। बच्चा यहाँ पे खुद लेटा है, खुद लेटने के लिए लाई वर्ब लगती है, खुद लेटने के लिए लाई वर्ब लगती है। पास्ट टेंस में V2 में लाई की सेकंड फॉर्म होगी ले, आपने लगा दी लेड, यहाँ पे लगेगा द चाइल्ड ले ऑन द बेड। जो इतना समझ गया इस कॉन्सेप्ट को समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा सुंदर सा,
और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें आपको 2 ब्लैंक्स दिए हैं, एक में लाइव वर्ब का कोई फॉर्म आएगा, एक में ले वर्ब का फॉर्म आएगा पास्ट टेंस में, ठीक है। V2 लगानी है, V2 से इन दोनों को भर के कमेंट्स में डालो। मुझे तो आता है, अच्छे से आता है कॉन्सेप्ट, 500 बार मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको एग्जाम में इसको इनकाउंटर करना है, कॉन्सेप्ट सीखा है तो प्रैक्टिस करो। डालो कमेंट्स में, सही लिखोगे गलत लिखोगे वहीं बता देंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था आपका। 2 नंबर भी करवा देंगे फटाफट कॉन्सेप्ट, चलो वो भी देख लो ग्रामर का। ये तो बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजी में 3 रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, विच और दैट, और एक चौथा है वट। ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन जो है इनका अलग सिस्टम है, वट का अलग सिस्टम है। हु, विच, दैट का मतलब होता है जी इनका कोई एंटीसीडेंट होगा, ये किसी चीज़ को सेंटेंस में इशारा करेंगे, उस चीज़ की तरफ इंडिकेट करेंगे। लेकिन वट का इस्तेमाल तब करना है जब सेंटेंस में कोई एंटीसीडेंट दिया ही ना गया हो, जिस चीज़ की तरफ ये इशारा कर रहा हो वो चीज़ सेंटेंस में लिखी ना गई हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस बना के देखते हैं। US वोटेड फॉर डोनाल्ड जे ट्रंप, हु, विच, दैट या वट जो भी आप लगाएं, इज अ मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया जो कि एक मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन है। किसको वोट दिया अमेरिका ने? डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, ये जो बीच में लगेगा ये किसके लिए आएगा? डोनाल्ड ट्रंप के लिए आएगा। तो यहाँ पे वो रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जिसका एंटीसीडेंट आपके पास हो। तो होने वाला जब एंटीसीडेंट होता है तब आप हु, विच और दैट का इस्तेमाल करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप एक आदमी है, एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा हु का, ठीक है। हु इज अ मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन। अब दूसरा सेंटेंस देखो। रशियन वेसल्स पेट्रोल द नाइपर रिवर, हु, विच, दैट कनेक्ट्स रशिया एंड यूक्रेन। रशिया के जहाज पेट्रोल करते हैं या निगरानी करते हैं नाइपर रिवर की, ये वही नदी है जो रशिया और यूक्रेन को कनेक्ट करती है। नदी के लिए यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। नदी जो है सेंटेंस में आ चुकी है, नदी एक एंटीसीडेंट है। जब एंटीसीडेंट दिया गया हो तो हु, विच और दैट का इस्तेमाल होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे नदी के लिए क्या लगाएं? प्रॉपर नाउन है, नॉन ह्यूमन है तो विच लगेगा। बेसिक्स में सीख चुके हो ना इतना। इंसानों के लिए प्रॉपर नाउन्स के लिए हु, नॉन ह्यूमंस के लिए प्रॉपर नाउन्स के लिए विच। तीसरा देख लो। शी टोल्ड मी एवरीथिंग, हु, विच या दैट शी न्यू। उस लड़की ने मुझे सब बता दिया जो उसे पता था। क्या बताया मुझे? एवरीथिंग। एवरीथिंग उसने मुझे बताया है, एवरीथिंग सेंटेंस में दिया गया है, मेरे पास अपना एंटीसीडेंट है, तो मैं हु, विच और दैट में से एक का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन एवरीथिंग कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए मैं दैट का इस्तेमाल करूंगा कॉमन नाउन के लिए, ठीक है। तो यहां लिखूंगा दैट शी। इतना समझ गए ना, बेसिक्स इतना तो आपको आता ही है। अब देखो वट का इस्तेमाल कहाँ करना है। शी टोल्ड मी हु, विच, दैट शी न्यू। उसने मुझे वो सब बता दिया जो उसे पता था। उसने मुझे वो बताया जो उसे पता था। मेरी बात समझ रहे हो? एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जिसका एंटीसीडेंट ही नहीं है। उसने मुझे क्या बताया, ये तो लिखा ही नहीं हुआ। यहाँ एवरीथिंग लिखा हुआ था, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो उसने मुझे बताया जो उसे पता था। ऐसे केस में आपको लगाना है वट, हु, विच, दैट नहीं आएगा। समझे मेरी बात को? है ना सिंपल कॉन्सेप्ट। नो एंटीसीडेंट, उस केस में लगेगा जी वट। आई हैव फाउंड द कीज, हु, विच, दैट आई लॉस्ट यस्टरडे। मुझे मिल गई हैं वो चाबियां जो मैंने कल खोई थी। क्या खोई थी मैंने? चाबियां खोई थी। चाबियां मेरे पास आ चुका है, एंटीसीडेंट आ चुका है, चाबियां एक कॉमन नाउन है, तो मुझे यहाँ पे दैट का इस्तेमाल करना चाहिए विद एंटीसीडेंट। लेकिन आई हैव फाउंड हु, विच, दैट वर्ड आई लॉस्ट यस्टरडे। मुझे वो मिल गया है जो मैंने कल खोया था। अब वो क्या था? क्या था वो? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। फाउंड क्या किया आपने? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। भैया जब एंटीसीडेंट नहीं है तो पंगे में मत पड़ो, चुपचाप वट लगा दो। सीख गए? बिल्कुल आसान भाषा में, देसी भाषा में कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखा दिया। 2 घंटे का कॉन्सेप्ट है, जिस बच्चे ने 5 मिनट में सीख लिया ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के क्विज में दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। कह रहे द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच वॉज इंस्पायरिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक एट वन लेवल। पीएम की जो स्पीच थी बड़ी इंस्पायर करने वाली थी और बड़ी आशावादी थी एक लेवल पे, 1 लेवल पे। कह रहे लेकिन कमी क्या थी उसमें? कह रहे बट इट वॉज also more self-congratulatory and exclusive than self-reflective and unifying। कह रहा है लेकिन ये साथ ही साथ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी और एक्सक्लूसिव ज़्यादा थी। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मतलब खुद की पीठ थपथपाने वाली, खुद को ही बधाई देने वाली। और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो एक्सक्लूजन को प्रमोट करे, जो अलगाववादी हो, जो सबको अपने दायरे में ना लेती हो। कुछ लोगों को ले रही है, कुछ लोगों को नहीं ले रही, एक्सक्लूजन को प्रमोट कर रही है। तो ये ज़्यादा थी और बजाय किसके? सेल्फ रिफ्लेक्टिव होने के और यूनिफाइंग होने के। सेल्फ रिफ्लेक्टिव का मतलब है खुद के गिरेबान में झांकने वाली, और यूनिफाइंग का मतलब होता है जो इंक्लूजिंग हो, सबको अपने दायरे में लेती हो। समझ गए? तो ये ऐसी जो है स्पीच थी। कह रहे दो
मिस्टर मोदी सेड इंडियाज यूनिटी अक्रॉस रीजन्स, कम्युनिटीज एंड जेंडर वॉज द अटमोस्ट प्रायोरिटी फॉर हिम। हालांकि मिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि इंडिया की जो यूनिटी है, जो एकता है, और कहाँ पे, अक्रॉस, चारों तरफ, हर रीजन में, हर क्षेत्र में, हर समुदाय में, हर कम्युनिटी में, और जेंडर में, हर लिंग में, वो उनके लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी थी, उनके लिए हाईएस्ट प्राथमिकता थी। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, अटमोस्ट मतलब ऑफ ग्रेटेस्ट डिग्री या हाईएस्ट। तो उनकी बातों में तो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी टोन ज़्यादा थी, यूनिफाइंग कम थी उनकी बातें, लेकिन वो बार बार यूनिटी की बात करते थे और ये कहते थे कि हमें एकता से रहना है। इट की वर्ब है वॉज, एक्सक्लूसिव मतलब जो एक्सक्लूजन को प्रमोट करे, जो यूनिफाइंग ना हो, जो एकता लाने वाली ना हो। मोदी की वर्ब है सेड, और यूनिटी की वर्ब है वॉज। अटमोस्ट मतलब ऑफ हाईएस्ट डिग्री, ग्रेटेस्ट या, है ना, मैक्सिमम। कह रहे द यूनिटी पिच डिड नॉट रेजोनेट वेल एज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी द कांग्रेस सेट। मिस्टर मोदी स्पीच वॉज फुल ऑफ डिस्टॉर्शंस, लाइस एंड एग्जैजरेशंस एंड वेग प्रोमिसेस। अब ये बात मुझे समझ नहीं है, ये सेंटेंस क्यों लिखा इसने। कह रहा है जो यूनिटी वाली जो पिच है उनकी, जो उनके डायलॉग थे, जो बातचीत या स्टेटमेंट दे रहे थे, पिच का मतलब समझते हैं, एक बात को आप पकड़ लेते हैं और फिर उसी बात को लंबा खींच के चलाते हैं। कह रहा है ये यूनिटी वाली लंबी खींची हुई बात ठीक से रेजोनेट नहीं कर पाई। रेजोनेट का मतलब होता है गूंजना, आपने कुछ बोला और सामने से भी आवाज़ आए, जी हाँ आपकी बात से हम सहमत हैं, तो ये रेजोनेट नहीं कर पाई, गूंज सही इसको मिल नहीं पाई, रेजोनेट वेल नहीं किया। क्योंकि जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, जो सबसे बड़ा विपक्ष की पार्टी है, जिसका नाम है कांग्रेस, उसने ये कहा कि मोदी जी का स्पीच जो था वो फुल ऑफ था, भरा हुआ था इन सब गंदी चीज़ों से। पहली गंदी चीज़ है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है किसी को पागल बनाना, फॉल्सिफिकेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके लाना। लाइज मतलब सफ़ेद झूठ। एग्जैजरेशन मतलब हाइपरबोल, बढ़ी चढ़ी बातें। और वेग प्रोमिसेस मतलब ऐसे वादे जो एम्बिग्यूअस हैं, साफ साफ नहीं किए गए, बस मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, वादा क्या करता हूँ ये किसी को भी ना पता लगे। तो ये इनका कहना है कांग्रेस वालों का, इसलिए सही से यूनिटी की पिच रेजोनेट नहीं कर पाई। पिच की वर्ब है डिड नॉट रेजोनेट, ऑपोजिशन पार्टी की वर्ब है सेड, स्पीच की वर्ब है वॉज। इन सब के मीनिंग आपने देख लिए हैं। वेग वर्ड का मतलब देख लेना, जो अनक्लियर हो, इक्विवोकल हो, एम्बिग्यूअस हो। ये बात इसलिए अजीब है क्योंकि कांग्रेस को तो ये कहना ही था, चाहे ये बात रेजोनेट करती या ना करती। ऑपोजिशन का तो काम ही होता है ना, सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसको क्रिटिसाइज करना। चलिए आगे बढ़े। एग्जैजरेशन देख लेना, किसी चीज़ को बढ़ाने चढ़ाने को बोलते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होता है किसी चीज़ को कम करके बताना, पहाड़ का भी छोटा सा तिल बना के बताना। उसके लिए अंग्रेजी में वन वर्ड है, वन वर्ड क्या बोले उसके लिए, सही वर्ड है अंडर प्ले, ठीक है। और एक सही इडियम भी है टू मेक लाइट ऑफ समथिंग। तो ये आज के क्विज में मैंने पूछी हुई है, बिल्कुल एंटोनिम है एग्जैजरेशन की। किसी चीज़ को, छोटी चीज़ को बड़ा बताना एग्जैजरेशन, और बड़ी चीज़ को छोटा बताना अंडर प्ले या टू मेक लाइट ऑफ समथिंग। बढ़े आगे। कह रहे जी द प्राइम मिनिस्टर डिप्लॉयड हिज स्किलफुल ऑरेटरी टू कन्फ्लेट हिज ओन परसोना विद द कंट्री। पीएम साहब ने डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो काम की है उसको काम पे लगाना, उसका सही फ़ायदा उठाना। तो पीएम साहब ने डिप्लॉय कर दिया, काम पे लगा दिया या फ़ायदा उठा लिया अपनी कलाबाज ऑरेटरी का, भाषण देने की कला का। ऑरेटरी मतलब रिटोरिक या इलोक्वेंस, भाषण देने की ताकत, है ना, स्किल। तो अपनी स्किलफुल ताकत का इस्तेमाल किया ताकि वो कन्फ्लेट कर सकें, ताकि मिक्स कर सकें, मर्ज कर सकें अपने खुद की हस्ती को, परसोना को देश के साथ में। तो अपने आप को मिट्टी से जुड़ा हुआ बताने की कोशिश की, इस तरीके से अपना भाषण इन्होंने दिया। प्राइम मिनिस्टर की वर्ब डिप्लॉयड, ऑरेटरी आप समझ गए हैं, भाषण देने की कला। इलोक्वेंस वर्ड आपको मैंने वो कैब सफारी सीरीज में भी अच्छे से करवाया था। ग्रैंड इलोक्वेंस, मैग्नी इलोक्वेंस, हाइपरबोल, इलोक्वेंस, है ना, एग्जैजरेशन। कन्फ्लेट करना, चीज़ों को मिक्स या कंबाइन करना। कह रहे द कंटिन्यूटी इन इंडियाज प्रोग्रेस सिंस 1947 इज एज सेल्फ एविडेंट एज द डॉन्टिंग चैलेंजेस ऑफ इट्स प्रेजेंट। कह रहे जो कॉन्टिन्यूटी है, जो कंटिन्यूएशन है भारत की प्रोग्रेस का सन 1947 से, वो अपने आप में उतना ही जग जाहिर है, सेल्फ एविडेंट है, जितना कि वो डॉन्टिंग चैलेंजेस हैं, डराने वाली चुनौतियां हैं आज के वक्त की, प्रेजेंट की। तो ऐसा मत बोलो कि 2014 से ही कंटिन्यू, 2014 से ही इंडिया में विकास होने लगा है, प्रगति का जन्म हुआ है। विकास प्रगति 1947 से चल रही है और वो अपने आप में सेल्फ एविडेंट है, हमें अच्छे से पता है। कॉन्टिन्यूटी का जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है इज,
डॉन्टिंग का मतलब आप समझते हैं, फॉर्मिडेबल, डराने वाला, टेरिफाइंग, ऐसी चीज़ जिसको सुन के और करने से आपको डर लगे। तो आज के चैलेंजेस जो है ना 2023 के, वो डॉन्टिंग चैलेंजेस हैं। ठीक है। करेक्ट, डिनाइंग और ओवरलुकिंग ईदर इज नॉट अ ग्रेट स्ट्रेटजी फॉर प्रोग्रेस। करेक्ट, मना कर देना या नज़रअंदाज कर देना, डिनाई कर देना या ओवरलुक कर देना, दोनों में से किसी को भी वो कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है प्रोग्रेस के लिए, आगे की प्रगति के लिए। डिनाइंग और ओवरलुकिंग दो जीरेंट्स हैं, दोनों और से जुड़े हुए हैं और सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, क्योंकि जीरेंट हमेशा सिंगुलर वर्ब लिया करता है। दोनों और से जुड़ गए तो दोनों की वर्ब भी सिंगुलर है। अगर एंड से जुड़ जाते तो फिर प्लूरल वर्ब हो जानी चाहिए थी। डिनाई करना मतलब मना करना, है ना। कह रहा है मिस्टर मोदी नोटेड दैट पीस एंड नॉर्मलसी वर रिटर्निंग टू स्ट्राइफ ऑन मणिपुर। मोदी साहब ने यह भी नोट किया कि जो पीस और नॉर्मलसी है, शांति और नॉर्मल हालात हैं, वो रिटर्न कर रहे हैं ऐसे एक मणिपुर में जो स्ट्राइफ टोन है। टोन का मतलब होता है कटा चटा, फटा हुआ, डैमेज्ड। स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा, दंगा फसाद। तो ये मणिपुर है दंगे फसाद से कटा छटा, दंगे फसाद से बहुत प्रभावित, कॉन्फ्लिक्ट रिडन भी इसको बोल सकते हैं, टर्बुलेंट भी बोल सकते हैं। तो मोदी जी ने बोला कि भाई मणिपुर में अब सब कुछ आजकल सही चल रहा है, ऐसा उन्होंने नोट किया। कह रहे लेकिन क्या नोट नहीं किया उन्होंने, कह रहा है जी बट नो स्टेट अकाउंटेबिलिटी फॉर वायलेंस एंड केओस वॉज मैंशनड। कह रहा है लेकिन कोई भी स्टेट की अकाउंटेबिलिटी को, राज्य की जिम्मेदारी को, वायलेंस और अराजकता के लिए जो मणिपुर में हुई है खुलेआम, उसको मेंशन नहीं किया गया पीएम के द्वारा। वहाँ के सीएम की जो नाकामयाबी है, उस चीज़ को इन्होंने बात ही नहीं की कि हमारी वजह से, हमारे होते हुए सब कुछ हुआ, हम इसके जिम्मेदार हैं। मोदी जी की वर्ब है नोटेड, नॉर्मलसी और पीस की वर्ब है वर रिटर्निंग। स्ट्राइफ टोन का मतलब होता है, क्या होता है, टोन मतलब कटा छटा, स्ट्राइफ मतलब दंगा फसाद, तो उससे मिल करके पूरा कंपाउंड नाउन बना हुआ है, ऐसी चीज़ जो दंगे फसाद से परेशान हो। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ऑनर्स भी बोल सकते हैं इसको। इसकी वर्ब है वॉज मैंशनड, नो अकाउंटेबिलिटी वॉज मैंशनड, मैंशन करना, जिक्र करना। केओस, पेंडेमिनियम, अपहेवल, याद है ना, अराजकता, सारे उसके सिनोनिम्स हैं, ये वर्ड आप आर्टिकल में देख चुके हैं। कह रहा है जी मिस्टर मोदीज क्लेम्स ऑफ एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन आर वीकन्ड बाय द सिलेक्टिव अप्रोच ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज दैट टारगेट ओनली ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस। कह रहे फिर मोदी जी के दो क्लेम्स हैं, जो दावे हैं, कभी ना कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले, कभी ना रुकने वाले, कभी ना हार मानने वाले, उस अभियान की, उस क्रूसेड की जो है करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। कह रहे ये सारे दावे फीके हैं, वीकेंड हैं, अंडरमाइंड हैं, कमज़ोर हैं। वीकेंड मतलब कमज़ोर। और किसके द्वारा होते हैं, उस पक्षपात भरी अप्रोच के द्वारा, सिलेक्टिव अप्रोच के द्वारा, जो है सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ जो सरकार ने लगाई हुई है। और ये वही एजेंसीज हैं जो टारगेट करती हैं सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के पॉलिटिशियन को, विपक्ष के राजनेताओं को। और कब तक टारगेट करती हैं, टाइम भी बताया हुआ है। कह रहे जी तभी तक टारगेट करती हैं अनटिल द पॉइंट दे अलाइन विद द भारतीय जनता पार्टी। जब तक वो अलाइन ना कर जाएं, जब तक वो साथ ना खड़े हो जाएं, विचारधारा में शामिल ना हो जाएं भारतीय जनता पार्टी के। तो जब आप खुद ही सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग या मिसयूज कर रहे हैं 10 सालों से, तो आपका करप्शन का दावा या उसको ख़त्म करने का दावा खुद ही वहीं पे वीकन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ये करप्शन का एक फॉर्म है ना, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ईडी सीबीआई को किसी विरोधी पार्टी के खिलाफ लगा देना। क्लेम्स की वर्ब है आर वीकेंड, क्रूसेड का मतलब होता है मिशन, कैंपेन, मूवमेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको अभियान, है ना। दैट आया इन एजेंसीज के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है, आप जानते हैं दैट क्यों लगाया जाता है, जब आपके पास कोई कॉमन नाउन हो। और एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, टारगेट लिखा हुआ है, पीछे एस को नहीं लगाया गया। दे आया इन पॉलिटिशियंस के लिए, दे अलाइन, जो भी वो अलाइन करेंगे, अलाइन विद करना, किसी के साथ या किसी विचारधारा के सहमत हो जाना, उसके साथ खड़े हो जाना। कह रहा है जी ओवरऑल मिस्टर मोदी reinforced the faith of his faithful and the skepticism of his skeptics। कह रहा है जी कुल मिला के देखा जाए तो मोदी साहब ने और मजबूत बना दिया, रीइंफोर्स कर दिया फेथ को, भरोसे को, अपने फेथफुल के, अपने लॉयल के, अपने भक्तों के। और इन्होंने स्केप्टिसिज्म को भी मजबूत बना दिया, शक और सस्पिशन को भी मजबूत बना दिया उन लोगों के जो इनके खिलाफ हैं, जो मोदी के स्केप्टिक्स हैं। स्केप्टिक का मतलब होता है जिनको इनकी बातों पे शक हो, जो इनकी बातों को झूठ मानते हो, है ना। तो बीजेपी के जो लॉयल हैं, जो बीजेपी के लिए झगड़ा करने को तैयार हैं, उनके लिए तो ये पूरा स्पीच जो है और ज़्यादा रीइंफोर्स करने वाला है उनकी थॉट्स को,
और बाकी लोगों के लिए जो बीजेपी के खिलाफ हैं, मोदी जी के खिलाफ हैं, उनकी नफरत को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है, डिसबिलीफ या डाउट को रीइंफोर्स करता है। ठीक है, चलिए मोदी की वो है रीइंफोर्स्ड। चलिए यहीं पे रैप अप करेंगे सेशन को। आ जाओ अपने क्विज पे। कह रहा है जी विच पर्सपेक्टिव अलाइंस मोस्ट क्लोजली विद द पैसेजेस एवोल्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच। कह रहा है जी नीचे चारों दिए गए पर्सपेक्टिव में से कौन सी विचारधारा, कौन सा पर्सपेक्टिव सबसे अच्छे तरीके से अलाइन विद होता है इस पैसेज की उस एवोल्यूशन से, उस अंकन से। इवैल्यूएशन मतलब जायजे से, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पीच का इस पैसेज ने लिया है। इस स्पीच के बारे में एडिटोरियल के एडिटर की क्या राय है, इनमें से कौन सा ऑप्शन उस राय को सबसे अच्छे तरीके से बताता है। चार जो आपको राय दी गई हैं, हिंदी बना लो, इनकी आंसर निकालो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया। बड़ा शानदार क्विज है ये, यही बैंक में देखोगे आप क्विज, यही वाला देखोगे आप एसएससी सीजीएल की मेंस में। नेक्स्ट पे आ जाओ। प्राइमरी क्रिटिसिज्म क्या है मोदी साहब के इंडिपेंडेंस डे एड्रेस का जो पैसेज में मैंशनड है। कौन सी बात जो है सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज की गई है। ठीक है, तो देख लो भाई कौन सी बात क्रिटिसाइज की गई है। चारों ही हो सकता है की गई हो, सबसे ज़्यादा वाली को अपने को आंसर बनाना है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, पहले अपना दिमाग चलाओ, फिर मेरे वाले से मैच करो। थर्ड पे आ जाओ। किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। वन वर्ड आपको आता है ना, बता देना। दो करवाए हैं, दोनों में से कोई भी लिख देना। अच्छा, किसी चीज़ को घटा बढ़ा करके बताने को क्या बोलते हैं। घटा के, अंडरस्टेट करने को, वो भी बताया था मैंने आपको। वन वर्ड दो बताए थे, एक वन वर्ड और एक ईडियम, दोनों में से जो लिख दोगे आंसर बन जाएगा। कन्फ्लेट का सिनोनिम पूछा है, ऑफ कोर्स आपको आना चाहिए। चारों वर्ड्स के सिनोनिम आपको पता है, मीनिंग्स आते हैं। प्रोटेक्टिव बाउंड्री के लिए क्या, मतलब इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा। डॉन्टिंग होगा, रैम्पार्ट होगा, बुलवॉक होगा या मेहम होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोशिश करो इनके आंसर्स निकालो। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स मैंने डाल दिए हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 एरर्स मिलेंगी और मुझे पता है वो आपको नहीं मिलेंगी। कोशिश करनी है, 80% बच्चे नहीं ढूंढ पाएंगे। चैलेंज की तरह ही बोल रहा हूँ मैं। तो देखो कहाँ एरर्स मिली हैं, मैं आपको वो प्रिसाइज लोकेशन भी बता देता हूँ जहाँ पे एरर्स मिलेंगी। ठीक है, 2 एरर्स इसमें, आराम से ढूंढो, कमेंट्स में डालना। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले फर्स्ट कमेंट में मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल